द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो माइग्रेशन पर बेस्ड होगा, जिसमें अलग अलग वीडियोस के थ्रू मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें टोटल 3-4 वीडियोस होंगे और एग्जामिनेशन में जिस जगह से जिस तरीके से क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली पूछे जाते हैं और थोड़ा बहुत डेटाबेस, वो सभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे माइग्रेशन को कवर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है। इसलिए इसमें मैं कोशिश करूंगा कि 3, 4, 5 वीडियोज में मैं टोटल माइग्रेशन के जितने भी थ्योरेटिकल और उसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं मैं उसको कवर कर पाऊं। तो इस सीरीज में ये फर्स्ट वीडियो होगा, जिसमें माइग्रेशन का हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। यहाँ पर इंडेक्स आप देखेंगे इनसाइड मटेरियल में, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, माइग्रेशन का टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। और ये मैं बता दूं कि ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके सेकंड पार्ट में भी मैंने टर्मिनोलॉजी के को लिया हुआ है। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी हम फर्स्ट पार्ट में देखेंगे और इसके बाद सेकंड पार्ट में हम इसी टर्मिनोलॉजी के आगे का पार्ट कुछ थोड़ा सा देखेंगे, ताकि कुछ रिफ्रेशमेंट यहां हो जाए और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट वहां हो जाए। तो टर्मिनोलॉजी ये हो गया। उसके बाद सोर्स ऑफ माइग्रेशन डेटा हम देखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में सोर्स ऑफ माइग्रेशन डेटा के भी बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया सेंसस डेटा एंड रीजन फॉर माइग्रेशन। ये सेंसस डेटा जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सेंसस में कब डाला गया था और उसमें कितनी बार रिफाइनमेंट हुआ है। ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद साथ साथ में आपके पास मैं दिखाऊंगा क्विज फॉर यू। जितने जो यहाँ पर पार्ट में करूंगा, इन सभी पार्ट्स को करने के बाद आपके लिए ये क्विज मैं दूंगा। आपको इस क्विज को बिल्कुल मतलब इस तरीके से आप समझ लेंगे कि इस क्विज का आंसर बिल्कुल आप फटाफट दे देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन, माइग्रेशन का इंट्रोडक्शन। तो माइग्रेशन का इंट्रोडक्शन देने से पहले आपको इतना तो जानकारी होगा कि माइग्रेशन कहते किसको है। तो बेसिकली ये होता है मूवमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पोररी भी हो सकता है। ये किसी भी वे में हो सकता है। तो टेम्पोररी भी हम कर सकते हैं और उसके परमानेंट बेसिस पर भी अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो परमानेंट भी कर सकते हैं। बट वो माइग्रेशन तो माइग्रेशन है। माइग्रेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज। एक्चुअली में होता है माइग्रेशन भी पॉपुलेशन चेंज का एक फैक्टर है। जिस तरीके से पॉपुलेशन चेंज का 3 फैक्टर होते हैं, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। तो पॉपुलेशन चेंज में 2 फैक्टर तो हैं, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, और साथ साथ माइग्रेशन भी है। तो माइग्रेशन की वजह से भी पॉपुलेशन में चेंज होता है और यही है माइग्रेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मिगेरे, ओके, मिग्रेयर एक्चुअली में ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मिग्रेयर मीनिंग मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह को मूवमेंट करने के जो कंडीशन है, जो टर्मिनोलॉजी है, उसको मिग्रेयर कहा जाता है लैटिन वर्ड में। और इसी लैटिन वर्ड से माइग्रेशन वर्ड का यूज हुआ, का मतलब कि ओरिजिनेट हुआ है ये। देयर इज नो रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड नहीं पाया जाता है माइग्रेशन का। देयर इज नो रिकॉर्ड अर्लियर माइग्रेटरी प्रोसेस। इस माइग्रेटरी प्रोसेस का कोई भी रिकॉर्ड हमें हिस्ट्री में नहीं दिखता है, नहीं मिलता है। लेकिन ये माना जाता है कि जब लोग मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना स्टार्ट किए, तो उनका मेन जो था वो 2 फैक्टर थे, 2 रीजन थे। पहला रीजन क्या था? पानी की तलाश, और दूसरी क्योंकि प्यास लगेगी। ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब हिस्ट्री तो बहुत लंबा है, उसको 2 वर्ड में ऐसे समझ सकते हैं कि जब मूवमेंट, जो माइग्रेशन का माइग्रेटरी प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ, तो उसको हम इस तरीके से लेंगे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट उनका स्टार्ट हुआ। पहला रीजन था पानी और दूसरा था फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोसेस। क्योंकि अगर भूमि मिलेगी तो उस पर कुछ उगा पाएंगे, कुछ उस पर पैदावार कर पाएंगे, अपने खाने पीने की व्यवस्था कर पाएंगे। तो 2 यही रीजन था। और दूसरा चीज यहाँ नोमैडिक है। नोमैडिक मतलब बंजारा, जिनका कोई भी घर बार ना हो, बस आज यहाँ कल वहां। तो इस तरीके वाली चीज, नोमैडिक पीपुल मूव अराउंड द जियोग्राफिकल लोकेशन फॉर फूड एंड सेटलमेंट। फूड के लिए भी और सेटलमेंट के लिए भी, सर के ऊपर छत हो। तो ये होना जरूरी था। इस वजह से मतलब इनको नोमैडिक कहा जाता था। और उनका मेन जो रीजन था वाटर, दूसरा फर्टाइल, और फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। हिस्टोरिकली 2 मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट्स ऑफ माइग्रेशन प्रोसेस आर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और दूसरा फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। इसको मैंने यहाँ पर फिगर लगा भी दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर लैंड जहां पर उनको दिखते थे
वो वहां पर जाकर के सेटल हो जाते थे, और नदी के आसपास, रिवर के आसपास, जहां पर पानी का स्रोत हो, तो पीने के लिए भी हो जाए और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करने के लिए भी उनको सुविधा हो, और वहीं पर वो सेटल हो जाते थे। तो इस तरीके का मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी, अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा इतिहास है, वो मैं भी उतना नहीं पढ़ पाया हूं कंटेंट बनाने के लिए, और आपको एक लेवल तक समझाने के लिए इतना काफी है। तो ये माइग्रेटरी पैटर्न का एक थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ अभी ये इंट्रोडक्शन ही है। मैंने पहले ही बताया कि 3 मेन फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, 3 होते हैं। पहला फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन, 3। तो चूंकि हम माइग्रेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा टोटल का टोटल जो फोकस होगा माइग्रेशन पर होगा। तो फर्टिलिटी पहला होगा, क्योंकि फर्टिलिटी क्या है? बायोलॉजिकल पोटेंशियलिटी ऑफ प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। दूसरा, प्रोपोर्शन ऑफ द डेथ टू द टोटल पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो प्रोपोर्शन ऑफ डेथ है वो क्या बताएगा? मोर्टेलिटी। और माइग्रेशन जो है मूवमेंट ऑफ पीपुल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये भी हो जाएगा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम माइग्रेशन। तो पॉपुलेशन चेंज, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। पॉपुलेशन चेंज के कितने फैक्टर होते हैं? टोटल 3, फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, दूसरा मोर्टेलिटी, और तीसरा माइग्रेशन। और हम अभी यहां पर माइग्रेशन के पैटर्न को समझेंगे, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम अभी देखेंगे। नाउ 4 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन, माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करने के टोटल 4 फैक्टर्स होते हैं। किसी किसी बुक में आपको अलग अलग भी टर्म्स मिल जाएंगे, बट ये जो 4 है, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशियो कल्चरल एंड डेमोग्राफिक, यही 4 मेन होते हैं। अगर आपको कुछ अलग भी वर्ड मिलता है तो ये इन्हीं से कनेक्टेड होगा, मैं इतना आपको बता देता हूं। तो ये 4 होंगे। पॉलिटिकल मतलब कोई भी बंदा एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करेगा, कैसे, किस कंडीशन में मूव करेगा। हो सकता है पॉलिटिकल कुछ एजेंडा हो। परसिक्यूशन ड्यू टू एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, मतलब पॉलिटिकल ऐसा नहीं है कि जो सरकारें करती हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब उसके अलावा भी बहुत सारे पॉलिटिक्स होते हैं जिसकी वजह से एक बंदा दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है, दैट इज पॉलिटिकल। इन्वायरमेंटल, क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर, कुछ ऐसी इस तरीके की घटनाएं, प्राकृतिक आपदा आ गया, उस वजह से बंदा एक जगह से दूसरी जगह मूव किया, इन्वायरमेंटल। सोशल कल्चर, साल्वेरी, स्लेवरी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फेमाइन एंड वार, कुछ इस तरीके की सोशियो कल्चरल एक्टिविटी हो गए जिसकी वजह से वो बंदा वहां से मूव करने के लिए मजबूर हो गया। तीसरा हो गया। और डेमोग्राफिक, एज, सेक्स, बर्थ, डेथ, मैरिज, सेक्स रेशियो, ये सभी चीजें जो है, ये सभी 4 फैक्टर्स होते हैं माइग्रेशन, जो कि माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये हो गया। और इतना आपने जब समझ लिया तो आप, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है? डेफिनेशन वही है, मूवमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपुल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आइदर टेम्पोररी और परमानेंट। मैंने पहले ही बताया कि परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पोररी भी हो सकता है। तो परमानेंट और टेम्पोररी दोनों का अलग अलग मीनिंग है, वो हम आगे देख लेंगे कि किस तरीके से, किस कंडीशन में टेम्पोररी होगा और किस कंडीशन में परमानेंट होगा। तो हालांकि अगर आप थोड़ा सा भी माइंड अगर यूज करें तो ये समझ लेंगे कि टेम्पोररी माइग्रेशन किस तरीके की माइग्रेशन को कहा जाएगा कि एक बंदा अपने ओरिजिन से किसी जगह पर गया, मतलब डेस्टिनेशन पर गया और कुछ दिन रहा फिर वापस आ गया, टेम्पोररी माइग्रेशन हुआ। दूसरा परमानेंट हुआ। परमानेंट के कंडीशन में क्या होगा कि एक जगह ओरिजिन है, उस ओरिजिन से वो बंदा वहां गया और वहीं सेटल हो गया, ये हो गया परमानेंट। अब सिर्फ अभी फिलहाल इतना ही से आप समझ लीजिए कि ये टेम्पोररी और परमानेंट ये कहलाएगा। बट इसका अगर कॉन्सेप्चुअल अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये सेंसस के डेट के ऊपर डिपेंड करता है कि परमानेंट किस बंदे को कहा जाएगा कि परमानेंटली वो माइग्रेटेड है। ये इतना आपने इंट्रोडक्शन में समझ लिया। नाउ माइग्रेशन का टर्मिनोलॉजी। तो अगर माइग्रेशन है तो माइग्रेशन क्या कहलाएगा? मूवमेंट ऑफ पीपुल या मूवमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जो पर्सन है जो मूव कर रहा है वो क्या कहलाएगा? माइग्रेंट, सीधा। तो माइग्रेंट हो जाएगा ए पर्सन हु मूव फ्रॉम वन एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री टू अनदर। लेकिन इसमें भी ये भी है कि मेरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड जो है छूट गया। एडमिनिस्ट्रेटिव भी होना जरूरी है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री से दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री तक वो मूव कर पाए, वो क्या कहलाएगा? माइग्रेंट कहलाएगा। नाउ प्लेस ऑफ ओरिजिन। अब देखिए यहां पर जो
जो पर्सन है जो माइग्रेट हो रहा है, माइग्रेशन के टर्मिनोलॉजी में जो माइग्रेंट है, एक जगह से दूसरी जगह को वो शिफ्ट करेगा। तो जहां से वो स्टार्ट होगा वो ओरिजिन कहलाएगा और जहां को शिफ्ट करेगा वो डेस्टिनेशन कहलाएगा। तो इसमें ओरिजिन और डेस्टिनेशन ये दो वर्ड जरूर आएंगे, 2 पॉइंट जरूर आएंगे। द प्लेस विच पीपुल लिव इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड द पर्सन इज कॉल्ड आउट माइग्रेंट। जो पर्सन वही है, सिंगल एक ही पर्सन है, बट ओरिजिन और डेस्टिनेशन इन दोनों के बेसिस पर उसका जो टर्म्स है वो चेंज हो जाएगा। ओरिजिन के बेसिस पर ये आउट माइग्रेंट कहलाएगा और जहां पर वो जा रहा है डेस्टिनेशन पर, उस डेस्टिनेशन के बेसिस पर वो इन माइग्रेंट कहला जाएगा। वहां के लिए वो इन माइग्रेंट होगा। सपोज कि ये जो फिगर है यहाँ, ये ओरिजिन है और ये डेस्टिनेशन है। इस फिगर के थ्रू मैंने रिवाइंस्टीन लॉ ऑफ माइग्रेशन, इसको कई बार पीछे के वीडियोज में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उस पर अभी मैं नहीं आऊंगा। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट में यहां पर डिस्कशन कर दूंगा बस खाली। यहां पर ये जो एरिया है, इस जगह से ओरिजिन से जो बंदा यहां से आउट हुआ वो सीधा सीधी क्या कहलाएगा, आउट माइग्रेंट कहलाएगा। और यहां से निकल करके वो इस जगह पे डेस्टिनेशन पर गया, तो इस डेस्टिनेशन पर क्या किया, वो इन किया, तो इन माइग्रेंट कहलाएगा। मतलब द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज द प्लेस वेयर द पर्सन मूव्स एंड द पर्सन इज कॉल्ड एन इन माइग्रेंट। इस एरिया में जब जैसे ही इन करेगा डेस्टिनेशन में, तो वो उस कंडीशन में वो जो माइग्रेंट है वो इन माइग्रेंट कहलाएगा। और जब ओरिजिन में है और ओरिजिन से वो बंदा निकलेगा तो वो कहलाएगा आउट माइग्रेंट। माइग्रेंट तो एक ही है, वही बंदा है सिंगल, तो दो अलग अलग लोकेशन के लिए उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। ये हो गया। नाउ नेट माइग्रेशन। तो नेट माइग्रेशन में क्या होगा, सबसे जो यहां पर जो आपने देखा था प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, तो ये जो ओरिजिन है इस जगह से जब गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, कमी, और यहां पर ये बढ़ जाएगा। तो इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। इस जगह के लिए क्या कहलाएगा, आउट माइग्रेशन, और इस जगह के लिए इन माइग्रेशन कहलाएगा। बंदा एक ही है, सिंगल एक, और उसी के बेसिस पर दोनों जगह की टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो यहां पे हो जाएगा नेट माइग्रेशन इक्वल टू इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। हमेशा डेस्टिनेशन से माइनस ओरिजिन कर देंगे। तो डेस्टिनेशन से ओरिजिन, डेस्टिनेशन पर क्या है इन माइग्रेशन और ओरिजिन पर क्या है आउट माइग्रेशन। दोनों का जो दोनों को जब माइनस करेंगे, जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे वो कहलाएगा नेट माइग्रेशन। और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, ग्रॉस माइग्रेशन। इन माइग्रेशन प्लस आउट माइग्रेशन, ये हो जाएगा ग्रॉस माइग्रेशन। तो इन दोनों में बस इतना ही अंतर है कि नेट माइग्रेशन में हम डिफरेंस निकालते हैं और ग्रॉस माइग्रेशन में जोड़ देते हैं। नाउ फिर से टर्मिनोलॉजी है, कंटिन्यू। लाइफ टाइम माइग्रेशन, मैंने पहले ही बताया कि लाइफ टाइम माइग्रेशन और टेम्पोररी माइग्रेशन ये दो तरीके की होती हैं। पहला यही होता है टेम्पोररी माइग्रेशन, बंदा यहां से कुछ दिनों के लिए गया फिर वापस आ गया, टेम्पोररी माइग्रेशन। और लाइफ टाइम माइग्रेशन में क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेसिडेंस। मतलब जिस जगह पर पैदा हुआ और जहां पर वो रह रहा है, तो पैदा होने वाला जगह अलग होगा और अभी फिलहाल जहां पर वो रह रहा है रेसिडेंस वो अलग होगा। तो इस टाइप के जो माइग्रेशन होगा वो कहेंगे लाइफ टाइम माइग्रेशन। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई बंदा प्रेजेंट टाइम में किसी एक लोकेशन ए पे रह रहा है और लोकेशन ए पर रह रहा है और वो ठीक आज से 1 मंथ पहले लोकेशन बी में पैदा हुआ था, तो उसके पेरेंट जहां रह रहे हैं तो वो वहीं रहेगा। तो इसको लाइफ टाइम माइग्रेशन नहीं कहेंगे। यहां पर प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेसिडेंस। एक्चुअल में जो वहां पर लॉन्ग टाइम से रह रहा है, तो इस टाइप के जो माइग्रेशन है उसको कहेंगे लाइफ टाइम माइग्रेशन। एक वर्ड आता है ब्रेन ड्रेन, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस तरीके से बात करूं कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में वहां के जो लोग हैं अच्छे खासे पढ़ लिख गए और वो उस जगह पर उस कंट्री में नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक अंदर से फीलिंग है, अंदर से चाहत है कि और भी अच्छे लाइफ जो है उनका लाइफ स्टैंडर्ड और भी हो, लाइफस्टाइल और भी बढ़िया हो, एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो, जिसके लिए वो क्या करते हैं कि कंट्री को छोड़ करके दूसरे कंट्री में चले जाते हैं।
तो हाईली स्किल्ड लोग, या उसमें हम डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इस तरीके से हम उस कैटेगरी में रखते हैं। तो हाईली स्किल्ड लोग, हाईली क्वालिफाइड लोग जो अपने कंट्री को छोड़ करके दूसरे कंट्री में जाकर के सेटल हो जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी, गुड लाइफ स्टाइल और समथिंग लाइक दैट। तो इस टाइप के जो कंडीशन है वो कहलाते हैं ब्रेन ड्रेन। तो सीधा सा मतलब है कि जो हाईली स्किल्ड लोग थे उनका ब्रेन एक हाई लेवल का था, हाई लेवल का ब्रेन था, जो कि अगर वो अपने कंट्री में ही रहते तो यहाँ के जीडीपी में वो अपना योगदान दे सकते थे। बट वो उनको अपनी ग्रोथ दिखाई दी, अपॉर्चुनिटी फुल दिखाई दिया कि अगर मैं हाईली स्किल्ड हूं और यहां पर मेरी पूछ नहीं हो रही है तो मैं यहां से पलायन कर जाऊं, मैं यहां से माइग्रेट कर जाऊं। तो उस कंडीशन में वो कहलाएंगे ब्रेन ड्रेन। अब सोचिए कि ब्रेन ड्रेन से किसको नुकसान हुआ और किसको फायदा हुआ। फायदा किसको हुआ? जिस जगह पर वो गया बंदा, मतलब जिस जगह पर वो इन माइग्रेशन हुआ उस जगह के लिए वो गेन हुआ, मतलब ब्रेन गेन हुआ, और जिस जगह से वो गया उसके लिए ब्रेन ड्रेन हो गया। तो यही कंडीशन कहलाएगा ब्रेन ड्रेन। अब ए लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपुल लीव देयर कंट्री फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड लिविंग स्टाइल। ये मैंने पहले ही बताया, इसको रिटेन में बस लिखा हुआ है इस तरीके से। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है? जो लो इनकम कंट्रीज है और डेवलपिंग कंट्रीज है। तो डेवलपिंग कंट्रीज ही लो इनकम कंट्रीज खास करके होगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज में कोई ऐसा बंदा जो कि ज्यादा हाईली स्किल्ड है, हाईली क्वालिफाइड है और उसको अपने ही कंट्री में उस लेवल की जॉब नहीं मिल पा रही है जितने के लिए वो डिजर्व करता है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा कि वो वहां से पलायन कर जाएगा। और उस कंडीशन में जो डेवलपिंग कंट्रीज है या डेवलपिंग नेशन है या लो इनकम कंट्रीज है उसको नुकसान होता है, उस कंट्री को नुकसान होता है। तो ब्रेन ड्रेन की कंडीशन में जो ओरिजिन है उस ओरिजिन वाले लेवल जो लोकेशन है उसको नुकसान होगा और जो डेस्टिनेशन है डेस्टिनेशन को प्रॉफिट होता है। ये ऐसे समझ सकते हैं। डेवलपिंग एंड लो इनकम ग्रुप कंट्रीज सफर्स फ्रॉम द ब्रेन ड्रेन एंड डेस्टिनेशन कंट्रीज बेनिफिट फ्रॉम द ब्रेन ड्रेन। तो ये 2-3 चीजें हैं, कॉन्सेप्ट बस इतना ही आपको समझना है कि ब्रेन ड्रेन होता क्या है। इसमें दूसरा एक वर्ड होता है ब्रेन गेन। ब्रेन के साथ GAIN, सॉरी यहां एन, ब्रेन गेन। ब्रेन गेन में क्या होगा कि ब्रेन गेन में यही जो ब्रेन ड्रेन है डेस्टिनेशन पर जाएंगे तो उन कंट्री के लिए वो गेन होगा, मतलब वहां की जीडीपी में वो अपना योगदान देंगे, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अच्छा खासा पैसा भी कमाएंगे, उनका लिविंग स्टाइल भी अच्छा हो जाएगा, बट वहां के लिए वो ब्रेन गेन का काम करेंगे। तो ये ब्रेन ड्रेन हो जाएगा और दूसरा ब्रेन गेन हो जाएगा। रेमिटेंस, रेमिटेंस क्या होगा कि जो बंदा इस जगह से, मतलब कि इंटरनेशनल पलायन जो किया, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गया और उस कंट्री से जो उसने पैसा कमाया, जो उसने अर्न किया इकोनॉमिकली, जो भी उसको अर्न हुआ, उस पैसे को जब वो वापस इंडिया में भेजता है या फिर जिस कंट्री में रहता है उस कंट्री में जब वो भेजता है, वो जो मनी है वो कहलाता है रेमिटेंस। द मनी और गुड्स द माइग्रेंट्स सेंड बैक टू फैमिलीज एंड फ्रेंड्स इन ओरिजिन कंट्रीज। क्योंकि जिस कंट्री से जब बंदा दूसरे कंट्री में गया तो वो ओरिजिन कहलाएगा और जिस कंट्री में गया वो कहलाएगा डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन से जब ओरिजिन पर पैसे सेंड करेगा, क्योंकि जब पैसे कमाएगा तो वो घर में भेजेगा ना, तो जब वो भेजेगा तो वो पैसा कहलाएगा रेमिटेंस। ये हो गया। अब आपका सवाल है व्हाट इज सोशल रेमिटेंस। तो सोशल रेमिटेंस क्या होता है? अगर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं मालूम है गूगल कर लीजिए, आपको एक लाइन में मिल जाएगा। एक ये नया वर्ड है रेमिटेंस, तो मैंने बता दिया। सोशल रेमिटेंस आपको, आपका काम है कमेंट में अगर आपको मालूम है तो डाल दीजिए। रिफ्यूजी, रिफ्यूजी भी आपने वर्ड सुना होगा, रिफ्यूजी मूवी भी है। पर्सन हु हैज बीन फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री इन ऑर्डर टू एस्केप वॉर, परसिक्यूशन और वायलेंस। ऐसा पर्सन जो कि मजबूर हो गया हो वार से, वायलेंस से, परसिक्यूशन से, जो कि दूसरे जगह पर किसी भी तरीके से जाकर के शरण ले लिया, वो कहलाएगा रिफ्यूजी। ये माइग्रेशन का टर्मिनोलॉजी हो गया। सोर्स ऑफ माइग्रेशन डेटा। तो सोर्स ऑफ माइग्रेशन डेटा क्या होता है? सेंसस, पॉपुलेशन रजिस्टर और सैंपल सर्वे। आपको किसी किसी बुक में वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी मिलेगा। तो
अगर आप ये इस तरीके से समझेंगे कि वाइटल रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वाइटल ही वर्ड हो गया, वाइटल का मतलब हो गया बर्थ एंड डेथ, तो वहां से माइग्रेशन कैसे मिलेगा, हालांकि वो भी सही है। अगर वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी अगर किसी बुक में लिखा हुआ है कि माइग्रेशन का डेटा वहां से भी आपको मिलेगा, तो वो भी सही है। कैसे सही है कि कोई बंदा ओरिजिन से डेस्टिनेशन की तरफ गया और ये समझ लीजिए कि उस जगह पर कुछ समय तक रहा, मतलब वो परमानेंट भी माइग्रेटेड था, लेकिन वहां पर उसकी डेथ हो जाती है, तो काउंट कैसे करेंगे, माइग्रेटेड था मतलब वो माइग्रेशन में काउंट होगा। तो वहां से उसके डेटा को निकाला जा सकता है कि माइग्रेटेड पर्सन था और उसकी डेथ हो गई। दूसरा, फर्टिलिटी के भी कंडीशन में इसके जस्ट अपोजिट हम समझ सकते हैं। तो फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी तो ये जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स रजिस्ट्रेशन है उसमें देखते ही हैं और उसके बेसिस पर हमें माइग्रेशन का डेटा मिल जाता है। तो पहला ये सही है, बट पूरी तरीके से वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम माइग्रेशन के डेटा को कवर नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से सेंसस, पॉपुलेशन रजिस्टर और साथ में सैंपल रजिस्ट्रेशन, सैंपल सर्वे, तो इस तीन जो डेटा है वो तीन जो सर्वे हैं, तीन जो सोर्सेज हैं, यहां से आपको माइग्रेशन के डेटा मिलते हैं। लेकिन उसमें भी पूरी तरीके से फैक्ट नहीं है कि माइग्रेशन का डेटा किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि मोस्टली चाहे वो इंटरनल माइग्रेशन हो चाहे वो एक्सटर्नल माइग्रेशन हो, उसमें जो माइग्रेशन होता है वो अनडॉक्यूमेंटेड होता है। अनडॉक्यूमेंटेड मतलब लिस्टेड होता ही नहीं है। सपोज कि कोई भी आदमी, जैसे इंटरनल माइग्रेशन की अगर हम बात करें, कोई बंदा बिहार का रहने वाला है और पिछले 20 साल से वो दिल्ली में रह रहा है या मुंबई में रह रहा है, पुणे में रह रहा है, बेंगलोर में रह रहा है, तो वो तो अनडॉक्यूमेंटेड हो गया ना। वो अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आया और यहीं पर सेटल हो गया। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो माइग्रेशन का डेटा होता है वो अनडॉक्यूमेंटेड होता है। लेकिन सेंसस में अगर चूंकि सेंसस हुआ तो सेंसस चूंकि हर 10 साल पे होता है, तो 10 साल में वो डेटा हमें कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं कि हाँ ये पर्सन जो है वो पिछले 10 ईयर से, पिछले 15 ईयर से, मतलब या किसी समय से वो यहां पर नहीं है, वो वहीं पे सेटल हो गया है, वहीं पे रहता है। तो 3 सोर्सेज ऑफ माइग्रेशन डेटा, और यहां पर मैंने लिखा है देयर इज नो रिपोर्टिंग सिस्टम लाइक द वाइटल रजिस्ट्रेशन विच रिकॉर्ड्स माइग्रेशन। माइग्रेशन को रिकॉर्ड नहीं करता है, बट इस वाइटल रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर हमें माइग्रेशन का डेटा मिल जाता है, हम एस्टिमेट कर पाते हैं। सेंसस रिपोर्ट, इसमें सेंसस में तो हमें माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो वहां पर मिल जाता है। पॉपुलेशन रजिस्टर यहां भी मिलता है, सैंपल सर्वे में मिलता है। तो 3 सोर्सेज ऑफ माइग्रेशन डेटा, सेंसस रिपोर्ट, पॉपुलेशन रजिस्टर एंड सिंपल सर्वे। अब यहां पर जो सेंसस है, इस सेंसस से 2 टाइप के जो सेंसस हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 71 और 81। तो 1971 में टोटल ये जैसे फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पॉपुलेशन चेंज होता है, यहां पर जो 1971 है उसमें माइग्रेशन, मैरिज और फर्टिलिटी, इन तीनों को से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा गया था। तो माइग्रेशन से रिलेटेड क्या था, इंफॉर्मेशन ऑन लास्ट रेसिडेंस। ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए कि 71 में सबसे पहली बार जब सेंसस 1881 में स्टार्ट हुआ, 1872 में स्टार्ट हुआ, और ये करते करते पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जब ये चला, तो 1971 में सबसे पहली बार माइग्रेशन पे क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें कि लास्ट रेसिडेंस था। इंफॉर्मेशन ऑन लास्ट रेसिडेंस वाज इंक्लूडेड इसमें। उसके पहले 1961 तक जो सेंसस हुआ करते थे उसमें बर्थ के बेसिस पर हमें मालूम चलता था कि जो माइग्रेशन है वो माइग्रेशन का पैटर्न क्या है। 71 हो गया, 71 में ये, इसमें फर्स्ट टाइम मैरिज को भी ऐड किया गया, जिसमें करंटली मैरिज वुमेन को काउंट किया गया। मैरिज, फर्टिलिटी, इंफॉर्मेशन ऑन फर्टिलिटी फॉर करंटली मैरिड वुमेन, मतलब इंफॉर्मेशन ऑन एज एट मैरिज, ये हमने देखा मैरिज में काउंट किया गया। और फर्टिलिटी के केस में इंफॉर्मेशन ऑन फर्टिलिटी फॉर करंटली मैरिड वुमेन, करंटली मैरिड वुमेन का फर्टिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो 71 में 1971 के जो सेंसस था, उस सेंसस में 3 तरह के जो मेजर क्वेश्चन थे उसको इंक्लूड किए गए थे, जिसमें से माइग्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट था। उसके बाद 10 साल के बाद जब 1981 में सेंसस होता है, तो उस समय रीजन फॉर माइग्रेशन ये वाला क्वेश्चन फिर से ऐड किया गया। इसके जगह लास्ट रेसिडेंट था, इसको मतलब इसके जगह पर रीजन फॉर, मतलब ये क्वेश्चन तो था ही, इसमें ये वाला ऐड किया गया। लास्ट रेसिडेंस भी पूछा गया, 71 से चला आ रहा है, और 1981 में रीजन फॉर माइग्रेशन भी क्वेश्चन पूछा गया, और जो कि ऑनवर्ड, यहां पे आप देख रहे हैं ऑनवर्ड्स। तो 1981 हो गया, 91 हो गया, 2001 हो गया, 2011 हो गया। अभी 2021 का डेटा रिलीज नहीं हो पाया है, कोविड और इन सब की वजह से उसमें डिले हो रहा है। उसमें भी ये जब रिपोर्ट आएगा तो 2021 का भी जब रिपोर्ट आएगा डिले होने के बाद भी, तो उसमें यही रहेगा रीजन फॉर माइग्रेशन। तो
सबसे पहले 1971 में लास्ट रेसिडेंस पूछा गया और उसके बाद 81 में ये इंक्लूड किया गया ये क्वेश्चन सेंसस रीजन फॉर माइग्रेशन। तो सेंसस में ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे रहे हो, पॉपुलेशन स्टडीज दे रहे हो, सोशियोलॉजी का है जिसमें पॉपुलेशन क्वेश्चन पूछा जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी दे रहे हो का एग्जामिनेशन हो या यूपीएससी का हो या किसी भी तरह का हो, यहां से क्वेश्चन 100% बनता है। ये हो गया टोटल, इस तरीके से इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया सोर्स ऑफ माइग्रेशन डेटा। नाउ सेंसस 1981 ऑनवर्ड्स, रीजन फॉर माइग्रेशन, रीजन ऑफ माइग्रेशन। सेंसस का डेटा है वो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, बट यहां पर ये जो डेटा है इस डेटा का कोई मतलब नहीं बनता है जो मैंने यहां पर इसको लगाया हुआ है। आप यहां से एक बार देख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। ये जो डेटा है इस डेटा का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन इसको समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट को आपको मतलब पूरी तरीके से आप एक कंठस्थ हो जाए, आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ जाए, इसलिए इस डेटा को यहां पर रखना जरूरी हो जाता है। 1981 है, आज से 30 साल पहले का डेटा है, 40 साल हो जाएगा 40 इयर्स। रीजन फॉर माइग्रेशन मेल फीमेल 1981 का डेटा है और इसमें रीजन ऑफ माइग्रेशन ये क्वेश्चन पूछा गया था 1981 में और अभी तक भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो डेटा है ये 1981 का माइग्रेशन से रिलेटेड डेटा है। उस समय जो एस्टिमेट निकल करके आया था सामने, मेल का आप ये देख रहे हैं और फीमेल का ये है। अब एक चीज देखिए, मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट किया हुआ है, रूरल टू अर्बन और यहां पर रूरल टू रूरल। इसमें ये जो 47.49 है सबसे मैक्सिमम है मेल के केस में, और फीमेल के केस में रूरल टू रूरल में सबसे मैक्सिमम है यहां पर मैरिज के केस में। तो आपको ये चीजें समझ में आएगा कि रूरल टू रूरल माइग्रेशन सबसे ज्यादा वीमेन के अंदर में पाई जाती है और वो ड्यू टू मैरिज। 3 चीजें हो गई और ये सभी चीजें किसमें होगा, इंटरनल माइग्रेशन में होगा। ये 4 चीजें हो गई। तो इंटरनल माइग्रेशन, रूरल टू रूरल, मैरिज, वीमेन, ये सभी मैक्सिमम होगा तो मतलब वीमेन के केस में। और अगर मेल का केस आ जाएगा तो मेल के केस में क्या होगा, रूरल टू अर्बन ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट सबसे मैक्सिमम होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए मेल में, और वो भी इंटरनल माइग्रेशन। अभी इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों हम अगले वाले वीडियो में समझ लेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि इंटरनल माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि कोई एक बाउंड्री है, सपोज एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री में ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, लोकेशन है, सिटीज हैं, रूरल भी है, अर्बन भी है। तो अगर वो बंदा इस मेजर जो बाउंड्री है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, इस मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री के अंदर ही अगर यहां से वहां डिस्प्लेस हो रहा है तो उस कंडीशन में वो इंटरनल माइग्रेशन कर रहा है। किसी एक प्लेस के लिए वो यहां से अगर यहां गया, इस जगह से अगर वो यहां आ गया तो इस जगह के लिए ये आउट माइग्रेशन किया और इस जगह के लिए इन माइग्रेशन किया, बट वो उसने क्या किया, इंटरनल माइग्रेशन किया। बट ये एक पूरा कंट्री है, कोई एक कंट्री है, इस कंट्री से ये बंदा यहां से यहां चला आता है दूसरे कंट्री में, तो ये इंटरनेशनल माइग्रेशन हो जाता है। और उस केस में क्या होता है, यहां के लिए ये मतलब आउट माइग्रेशन हुआ, तो आउट माइग्रेशन के केस में ये क्या कहलाएगा, इमिग्रेशन, और इस जो दूसरे कंट्री में आया उस दूसरे कंट्री के केस में वो कहलाएगा इन माइग्रेशन। इतना ही अंतर है। तो ये चीजें हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। वीडियो का लेंथ ऑलरेडी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो इस वीडियो में ये लास्ट स्लाइड था, बट उसके पहले भी अभी एक स्लाइड बाकी है जो कि क्विज है, जो कि आपके लिए है। अगर आपने इस वीडियो को पूरे तरीके से कॉन्सेप्चुअली देखा होगा तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं। Which of the following is the major reason for rural to urban male migration in India? अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें से आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनी सेंट बैक टू देयर फैमिलीज बाय माइग्रेंट इज कॉल्ड। कौन सा होगा, गिफ्टेड मनी, रेमिटेंस, रिटर्न मनी, सोशल रेमिटेंस, क्या होगा? आपने अगर वीडियो को देखा है इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर डाल दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जो कि मैंने यहां पर इंट्रोडक्टरी पार्ट को एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और माइग्रेशन का जो स्टार्टिंग का जो
थोड़ा थोड़ा जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अच्छे अच्छे चीजों को खोज कर लेकर आऊं जो कि ओनली सिर्फ और सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक हो। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे और सबसे पहले आप उसको देख पाए। डेफिनेटली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।